और इस बात का ख्याल रखता था कि जो बर्तन है वो कहीं इनकी बॉडी से टच ना हो। उन्होंने अपनी चाची के थैले से पैसे चुराने की एक प्लानिंग बनाई। पैसा निकालते हैं तो पैसा सिर्फ आधा आना होता है। वो लोग लाठी डंडा लेके भीमराव की तरफ चले आते हैं। 25 जनवरी 1950 की वो डेट आती है जब पूरी कंट्री के अंदर इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया जाता है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू कैंटोनमेंट में महार कम्युनिटी के रामजी सकपाल और भीमाबाई के यहाँ जन्म होता है उनकी 14वीं और आखिरी संतान का, जिसका नाम होता है भीमराव अंबावडेकर। So far as the ultimate goal is concerned, महार कम्युनिटी को उस टाइम पे एक अछूत कम्युनिटी की तरह माना जाता था, और क्योंकि भीमराव इस कम्युनिटी से आते थे तो उन्हें अपनी लाइफ में कई मौकों पर चैलेंजेस फेस करना पड़े थे, जिसकी बात हम आगे वीडियो के अंदर करेंगे। खैर, बात करते हैं भीमराव के पिता रामजी सकपाल की। तो रामजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर सूबेदार की पोस्ट के ऊपर काम किया करते थे। सूबेदार की जो पोस्ट थी वो ब्रिटिश कमीशन ऑफिसर रैंक के नीचे गैर कमीशन ऑफिसर रैंक की पोस्ट थी। खैर, जब जो है रामजी सकपाल अपनी पोस्ट से रिटायर होते हैं तो वो महू कैंटोनमेंट को छोड़ के फैमिली के साथ सतारा के अंदर आके बस जाते हैं। फिर जल्द ही इनको कैशियर की एक जॉब मिलती है, जिस जॉब को करने के लिए सतारा से कोरेगांव चले जाते हैं। लेकिन फैमिली जो होती है वो सतारा के अंदर ही रहती है। और जब भीमराव की एज सिर्फ 6 साल ही होती है तब भीमराव को एक झटका लगता है। उनकी जो माँ होती हैं भीमाबाई, उनकी डेथ हो जाती है और भीमराव उनके बड़े भाई और उनकी बड़ी बहन के 2 बेटों की देखभाल करने के लिए उनकी मौसी उनकी फैमिली के साथ आकर रहना स्टार्ट कर देती है। भीमराव और उनके बड़े भाई आनंद राव, इन दोनों लोग ने अपनी स्कूलिंग सतारा से ही कंप्लीट की। स्कूल के अंदर इन्हें इनकी कास्ट की वजह से कई बार भेदभाव झेलना पड़ा। जैसे इन्हें क्लास में एक कोने में बिठाया जाता था, बोरे के ऊपर बैठते थे ये लोग, और जिस बोरे के ऊपर ये बैठते तो उस बोरे को डेली इनको लाना और ले जाना पड़ता था, क्योंकि जो स्कूल का चपरासी था वो उस बोरे को नहीं छूता था। बाकी बच्चों की तरह ये लोग नल पे जाके पानी भी नहीं पी सकते थे, ये परमिशन इन्हें नहीं थी। इनके लिए चपरासी का मौजूद होना काफी जरूरी था। चपरासी ऊपर से एक बर्तन से पानी इनके मुंह में डायरेक्ट डालता था और इस बात का ख्याल रखता था कि जो बर्तन है वो कहीं इनकी बॉडी से टच ना हो। एक तरफ तो स्कूल के अंदर इनके साथ इतना भेदभाव, ये बुरी चीजें हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ स्कूल के एक टीचर थे महादेव अंबेडकर, जो भीमराव को काफी पसंद किया करते थे। भीमराव उनके फेवरेट स्टूडेंट थे और भीमराव को इतना पसंद करते थे कि वो अपना लंच जो था वो भीमराव के साथ साझा करते थे। और आप पसंद करने की हद यहाँ तक देख सकते हैं कि स्कूल रिकॉर्ड के अंदर भीमराव का जो सरनेम था अंबावडेकर, महादेव अंबेडकर, उस अंबावडेकर को चेंज करके अंबेडकर कर देते हैं। स्कूल के शुरुआती दिनों में भीमराव अंबेडकर का मन पढ़ाई के अंदर नहीं लगता था। वो काफी निडर किस्म के लड़के थे। उनका मन बागवानी, मवेशियों की देखभाल और बकरी पालन के अंदर लगता था। भीमराव अंबेडकर की उम्र जब सिर्फ 10 साल ही थी तो इनके पिता रामजी सकपाल दूसरी शादी करने का डिसीजन लेते हैं और भीमराव अंबेडकर इसका जो है विरोध करते हैं। उनको ये पसंद नहीं आता कि कोई दूसरी औरत उनकी माँ की जगह ले या उनकी माँ की ज्वेलरी पहने।
इसलिए भीमराव एक प्लानिंग बनाते हैं कि वो ट्रेन से बम्बई चले जाएंगे और एक मील मजदूर की तरह काम करेंगे। ये आइडिया उन्हें आया था कि जो सतारा के कई सारे लड़के थे वो भी इसी तरह से काम किया करते थे, तो उन्हें वहां से ये आइडिया आया था। और क्योंकि ट्रेन से जाना था और किराया लगता ट्रेन में, तो उस ट्रेन के किराए का इंतजाम करने के लिए इन्होंने अपनी चाची के थैले से पैसे चुराने की एक प्लानिंग बनाई और 3 रातों तक कोशिश की। जब 3 रातों तक जो है इनकी कोशिश नाकाम होती है, नाकाम होने की वजह ये थी कि जो उनकी चाची थी वो जो थैला था पैसों का वो अपनी कमर में बांधती थी और ये सोते टाइम वो पैसा निकालने की कोशिश करते थे। तो 3 रातों तक ये फेल होते हैं। चौथी रात में जब इन्हें सक्सेस मिलती है तो इनको काफी बड़ी निराशा हाथ लगती है। निराशा इसलिए हाथ लगती है कि जो थैली होती है उससे जब ये पैसा निकालते हैं तो पैसा सिर्फ आधा आना होता है, जो ट्रेन के किराए के लिए काफी नहीं होता है। तो भीमराव सारी रात अगले कदम के बारे में सोचते हुए बिता देते हैं और अगले दिन उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि पढ़ाई छोड़ने में कोई फायदा नहीं है, उन्हें मन लगा के पढ़ाई करना चाहिए और एक अच्छी जॉब पाकर इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। उनका ये जो डिसीजन था, उन्हें ये नहीं मालूम था कि उनका ये डिसीजन उनके साथ साथ पूरी कंट्री का लाइफ चेंजिंग डिसीजन साबित होगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और 1904 में इनकी फैमिली बॉम्बे में शिफ्ट हो जाती है और भीमराव और आनंद राव का एडमिशन स्टीफन कॉलेज के अंदर करा दिया जाता है। यहाँ भी इनको इनकी कास्ट की वजह से भेदभाव झेलना पड़ता है। इन लोग को जो है संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती है क्योंकि जो वहाँ के ब्राह्मण टीचर थे वो शूद्रों को संस्कृत नहीं पढ़ाते थे। संस्कृत की जगह भीमराव को दूसरी भाषा के तौर पे फारसी पढ़ना पड़ा। उस स्कूल में एक टीचर थे जो अक्सर भीमराव को स्कूल छोड़ने के लिए तंग किया करते थे, क्योंकि उन टीचर के अकॉर्डिंग अछूतों का एजुकेशन लेना बेकार है। उनकी डांट से तंग आकर भीमराव ने एक दिन उन टीचर से कहा कि वो अपने काम से काम रखें। और जब भीमराव और आनंद राव मैट्रिक्स में पहुंचते हैं तो उनके पिता रामजी सतपाल की पेंशन इतनी नहीं होती है कि ये इन दोनों भाइयों को मैट्रिक्स पढ़ा सकें। तो इसलिए आनंद राव अपनी पढ़ाई छोड़ने का डिसीजन लेते हैं ताकि भीमराव अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकें। भीमराव अम्बेडकर को अपने सिलेबस के अलावा अदर बुक पढ़ने का काफी शौक होता है, जिसकी वजह से इनकी जो स्कूल परफॉर्मेंस होती है उसके ऊपर काफी असर पड़ता है। भीमराव के पिता रामजी सतपाल इन्हें बुक खरीदने के लिए पैसे दिया करते थे। कभी कभी क्या होता था कि रामजी सतपाल को अपनी शादीशुदा बेटियों से पैसा उधार लेना पड़ता था ताकि भीमराव किताब खरीद सकें। कई बार इनको गहने गिरवी रखने पड़ते थे। पर 1907 के अंदर भीमराव अपनी मैट्रिक पास करते हैं। वो मैट्रिक्स के 750 नंबर में से 282 नंबर ही ला पाते हैं, लेकिन एक अछूत के लिए ये भी लाना काफी प्राउड की बात होती है। और रामजी सतपाल भीमराव के लिए सुविधा समारोह रखते हैं जिसके अंदर वो मराठी राइटर और विलियम हाई स्कूल के टीचर को इनवाइट करते हैं। यहीं पर भीमराव को बुद्ध की जीवनी भी भेंट की जाती है। और मेट्रापुलेशन के फौरन बाद 15 साल के भीमराव की 9 साल की रमाबाई के साथ बम्बई के पायगुड़ा बाजार में एक शेड के नीचे शादी करवाई जाती है। शेड के नीचे जो पत्थर होते हैं उनको टेबल और बेंच की तरह यूज किया जाता है और शादी रात के टाइम करवाई जाती है क्योंकि उजाला होने से पहले जो भी जगह थी दुकानदारों के लिए वो जगह खाली कर दी जाती है। 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के अंदर भीमराव अपनी बीए की डिग्री कंप्लीट करते हैं और इसके बाद वो बड़ौदा के एम्परर सयाजी राव गायकवाड़ के जरिए स्कॉलरशिप हासिल करते हैं, जिसके बेस पे वो अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जाके वहाँ की यूनिवर्सिटीज से डिग्रियां लेते हैं। और 1915 के अंदर भीमराव
न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, यहीं से वो एमए करते हैं और इसके ठीक अगले साल यानी 1916 में इसी यूनिवर्सिटी से वो पीएचडी की डिग्री भी हासिल करते हैं। इसके बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी इकोनॉमिक्स के अंदर एमएससी और डीएससी की डिग्री को कंप्लीट करते हैं और इसके बाद ग्रेस इन लंदन कॉलेज से अपनी बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री भी कंप्लीट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लॉ और फिलॉसफी को मिला के उनके पास तकरीबन 32 डिग्रियां थी। उनके अंदर पढ़ने की और सीखने की एक अनोखी भूख थी। वो जब भी अपनी विदेश यात्रा किया करते तो वो हजारों सेकेंड हैंड बुक अपने साथ ले आया करते थे। बॉम्बे राजगढ़ के अंदर उनकी जो प्राइवेट लाइब्रेरी है, उस प्राइवेट लाइब्रेरी में तकरीबन 50,000 से ज़्यादा किताबें थी। और जब वो 1918 के अंदर भारत लौट के आते हैं तो इंडिया के अंदर वो बड़ौदा में लेखाकार ऑफिस में परवीच की जॉब करते हैं। जब वो भारत लौट के आए तो उनके पास ठहरने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वो एक पारसी सराय में जाते हैं। जहाँ पारसी सराय में पारसी उन्हें ये कह के मना कर देता है कि यहाँ गैर पारसियों को परमिशन नहीं है इस सराय के अंदर ठहरने की। खैर वो किसी तरीके से रजिस्टर के अंदर एक पारसी नाम दर्ज करके रहने लगते हैं और जब ये बात वहाँ के लोगों को पता चलती है कि एक गैर पारसी अछूत आदमी वहाँ पे रह रहा है तो वो लोग लाठी डंडा लेके भीमराव की तरफ चले आते हैं और भीमराव को आखिर में वो सराय खाली करना पड़ जाता है। और इंडिया रिटर्न के बाद वो बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाते हैं और 1927 में महान सत्याग्रह जैसे प्रोटेस्ट, जिनका उद्देश्य उत्पीड़ित कास्ट के लिए न्याय और सार्वजनिक संसाधनों की मांग करना होता है, उन ऐसे प्रोटेस्ट को लीडरशिप करते हैं। और इसी साल उन्हें बॉम्बे विधान परिषद में एक मनोनीत सदस्य की तरह एंट्री दी जाती है। के बाद 1928 में वो संवैधानिक सुधारों के लिए भारतीय संवैधानिक आयोग, जिसे लोग साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं, में अपने आइडियाज रखते हैं और इसके रिजल्ट आने में 1930-32 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, जिन तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भीमराव अंबेडकर जी को बुलाया जाता है कि वो अपने आइडियाज रखें। और भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आपको बताते हैं कि वो 1928 से 1935 के बीच में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे के अंदर प्रोफेसर की जॉब करते हैं और 1935 में वहां पे इनको प्रिंसिपल की पोस्ट दे दी जाती है। और 13 अक्टूबर को भीमराव अंबेडकर जी ओला धर्मांतरण सम्मेलन के अंदर जाते हैं, जहां पर ये एक नया रिलीजन अपनाने का अनाउंसमेंट कर देते हैं। और 1936 के अंदर भीमराव अंबेडकर जी स्वतंत्र श्रमिक पार्टी बनाते हैं, जिसमें ये केंद्रीय विधान परिषद के अंदर 13 आरक्षित और 4 सामान्य सीटों के ऊपर चुनाव लड़ती है, जिसके अंदर ये 13 में से 11 और 4 में से 3 सीटों को हासिल करती है। और 15 मई 1936 को उनकी बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पब्लिश होती है। इस दौरान वो कोंकण की दलित खोटी प्रथा को समाप्त करने के लिए लड़ाई भी लड़ते हैं और इसके ठीक अगले साल 1937 में गवर्नमेंट और फार्मर के बीच में सीधा रिलेशन बना के इस खोटी प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से एक बिल पास करते हैं। और उस टाइम के कानून मंत्री उन्हें रक्षा सलाहकार कमेटी और वायसराय की कार्यकारी परिषद में जो है काम करने का मौका देते हैं इनके। और बाद 1946 में ये संविधान सभा में भी गए और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग के अंदर 211 मेंबर शामिल होते हैं, जिनमें सबसे वरिष्ठ सदस्यों के अंदर एक भीमराव अंबेडकर भी वरिष्ठ सदस्य होते हैं। और 29 अगस्त 1947 को यह संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट होते हैं। Let us even make concession to the prejudices of our opponent. ड्राफ्टिंग
कमेटी में 7 मेंबर ड्राफ्ट तैयार करने के लिए होते हैं। इस कमेटी में भीमराव अंबेडकर को छोड़कर जो बाकी मेंबर्स होते हैं, तो कुछ लोग विदेश यात्रा पे होते हैं, कुछ लोग ड्राफ्टिंग के टाइम पे बीमार होते हैं। तो इस तरीके से सारी जिम्मेदारी हमारे भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर आ जाती है। ड्राफ्टिंग कमेटी नवंबर 1948 के अंदर अपनी जो है रिपोर्ट संविधान सभा के सामने सौंप देती है, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा अंगीकृत करती है। इस मौके पर भीमराव जी एक हिस्टोरिकल स्पीच देते हैं। So far, as the ultimate goal is concerned, I feel और इसके बाद 26 जनवरी 1950 की वो डेट आती है जब पूरी कंट्री के अंदर इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया जाता है। The day India became a republic within the Commonwealth was certainly historic. Beneath portraits of Gandhi and Mr. Nehru, the High Commissioner, Mr. House. India और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट, सोशल जस्टिस और डेमोक्रेसी के ऊपर काफी जोर दिया। एक बात और आपको बता दें कि 1947 में हमारे पहले कानून मंत्री भी भीमराव अंबेडकर जी ही थे, और 1952 में पहले आम चुनाव में ये राज्यसभा के मेंबर भी बनते हैं। इसी साल कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन्हें मानद डायरेक्ट की उपाधि भी देती है, और इसके ठीक अगले साल 1953 में आपको बता दें कि हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से भी इन्हें मानद डायरेक्ट की डिग्री मिलती है। और 1955 के अंदर अंबेडकर जी की एक लंबी बीमारी की वजह से तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके बाद अगले साल 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर जी की डेथ हो जाती है। डेथ से अपनी 3 दिन पहले अंबेडकर जी अपनी लाइफ की सबसे लास्ट बुक द बुद्ध एंड हिज धम्म लिख रहे थे।